जय हिंद साथियों, इंडियन रुपीस वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनने जा रही है। ये वर्ल्ड रिजर्व करेंसी क्या होती है? यदि हमको वर्ल्ड रिजर्व करेंसी समझना है तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा करेंसी क्या होती है। यदि मैं छोटा सा हिंट दूं, जिस तरह वर्तमान समय में डॉलर है जो एक कंट्री दूसरे कंट्री से इकोनॉमिकल कम्युनिकेट करने के लिए डॉलर का यूज करती है, उसी तरह अगले कुछ समय बाद जिस तरह डॉलर का काम है उसी तरह इंडिया के रुपीस का काम होगा। अर्थात एक कंट्री दूसरे कंट्री से कम्युनिकेट करने के लिए इंडियन रुपीस का यूज करेगा। आगे की वीडियो में हम ये जानेंगे कि यदि इंडियन रुपीस वर्ल्ड इकोनॉमिक करेंसी बनता है तो क्या फायदा होता है इंडिया को तथा क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि करेंसी क्या है, फिर हम समझेंगे कि वर्ल्ड रिजर्व करेंसी क्या होती है। यदि हम करेंसी को समझना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा नहीं और थोड़ा। ईयर 11,000 जब पहली बार एक कंट्री दूसरे कंट्री से कुछ सामान लेना चाहे, ये बात शुरू होती है जब चाइना के राजा लोंग लुइजैंग पहली बार यह प्रयास करते हैं कि वह इंडिया में बन रहे छोले भटूरे तथा अन्य इंडिया में बन रहे छोले भटूरे, कुल्फी जैसे चीज़ों को अपने कंट्री में ले सके तथा अपने वह उस कंट्री में बन रही चीज़ों को जो इंडिया के लोगों की आवश्यकता के अनुसार हो वो दे सके। तो उस समय किंग लुई ने इंडिया के किंग सरदार नेमन से कांटेक्ट किया और नेमन ने कहा कि आप वहाँ के अपने नूडल्स तथा चाउमीन जैसे चीजें दे दीजिए। इस तरह से इंडिया के लोग वहाँ की चीज पाने लगे तथा चाइना के लोग इंडिया के बने पकवानों को पा सके। कुछ समय बाद इंडिया के लोग इसको बनाने में माहिर हो गए, अर्थात उनको लगा अरे मोमोज जैसी चीजें बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वो चीजें इंडिया में ही बनने लगी। फिर इंडिया ने चाइनीज प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया। तो उस समय ऐसी प्रक्रिया नहीं थी कि वह बदले में और कुछ दे सके, बदले में वही चीजें दे सकते हैं जो उस पर्टिकुलर रीजन के लोगों की नीड होगी। चाइना के साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो गई कि वो अब इंडिया को क्या दे। उस समय इस प्रक्रिया को वाटर सिस्टम कहा जाता है। यदि हम साधारण भाषा में कहें तो आदान प्रदान की प्रोसेस, यानी एक बंदे की नीड, यानी एक व्यक्ति यदि कुछ चाहता है तो वह अपनी आवश्यकता की वस्तु लेके उस दूसरे व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की वस्तु दे दे। इस वाटर सिस्टम की ये प्रोसेस काफी लंबे समय तक चली, पर इसमें भी वाटर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही थी कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की वस्तु नहीं दे सकता, उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं बन पाता था। फिर कुछ समय बाद सभी कंट्री एक दूसरे की तरफ देखने लगी कि भाई कोई अपनी वैल्यूएबल चीज दे दो जिसके बदले में अपना यह प्रोडक्ट दे सकता हूँ। सभी कंट्रियों में फिर देखा गया कि सभी कंट्रियों में सिमिलर रूप से थोड़ा बहुत सोना सबके पास, तो सभी कंट्रियों ने अपनी आवश्यकता की वस्तु पाने के लिए गोल्ड अदा करने लगी। पर इस गोल्ड को अदा करने में भी तीन तरह की प्रॉब्लम्स आती थी। पहली प्रॉब्लम्स तो यही थी कि गोल्ड लिमिटेड था, अर्थात पूरे कंट्री में गोल्ड इतना ज्यादा था ही नहीं। जिस कंट्री के पास बहुत कम गोल्ड है तो वह अपनी आवश्यकता की वस्तु नहीं ले सकता। यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि गोल्ड को डिवाइड करना पड़ता था, अर्थात डिजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स थी। अर्थात यदि कोई बंदा चाहता है सिर्फ 1 किलो चावल और वो दूसरे के पास सोने की बड़े सिक्के हैं कि बड़े बर्तन, गोल्ड को डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस तरह से गोल्ड काफी लॉस हो रहा था। तीसरी और प्रॉब्लम्स थी प्योरिटी की। इस प्योरिटी की प्रॉब्लम्स की वजह से ही गोल्ड को लेना या कि अन्य कंट्री से कम्युनिकेशन करना बड़ा प्रॉब्लम्स बन गया था। अर्थात यदि कोई कंट्री चाहती तो उसे गोल्ड के सिक्कों में कुछ अपने धातु मिला के उसके 10 सिक्के को 15 सिक्के कर देती। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई अब गोल्ड से। ये गोल्ड वाली चीजें प्रोसेस में थी पर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी। तभी स्वीडिश गवर्नमेंट ने 1661 में एक उपाय सोचा। उन्होंने यह निर्धारित किया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने प्रोडक्ट या बेचने या खरीदने के लिए कुछ इस तरह के कागज के नोटों का यूज करेगा। इस कागज के नोटों में वहां के कुछ वैल्यूएबल बंदों का सिग्नेचर होता था, तो जिन लोगों की कुछ वैल्यू है उन लोगों का सिग्नेचर रहता था कि मैंने इसको अदा किया है। उस नोट के आधार पर लोग एक दूसरे से प्रोडक्ट खरीदने और बेचने लगे। यह जब कागज की नोट चलने लगी तो लोगों को काफी एडवांटेज मिले। जैसे कागज के नोट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, साथ ही साथ इसको बनाने में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। कपास लो और कुछ कलर्स का यूज करके बना सकते थे। पर हाँ, एक कंट्री उतने ही कागज की नोट छाप सकती थी जितना उसके पास गोल्ड होगा, उस गोल्ड के वैल्यू के आधार पर ही वो नोट छाप सकती थी। इस नोट की प्रोसेस से काफी कंट्री प्रभावित होकर सभी कंट्रियां नोट छापने लगी और हर कंट्री की अपनी अपनी स्पेशल टाइप की कुछ नोट बनने लगी। फिर दोबारा लोगों के सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी कि एक कंट्री कहती है कि नहीं मेरे नोट की ज्यादा वैल्यू है, दूसरी कंट्री कहती है कि मेरे नोट की ज्यादा वैल्यू है। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स चलने लगी। दोबारा प्रॉब्लम्स का दोबारा सोल्यूशन निकालने के लिए प्रयास किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में 44 कंट्रियां मिलकर एक मीटिंग करते हैं जिसमें यह डिसाइड करते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज, एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिससे हम एक कंट्री दूसरे कंट्री से या कि इंटरनेशनल ट्रेड किया जा सके। इन मीटिंग में बैठे लोगों में से
अमेरिका बाहर आता है और कहता है कि आप अमेरिकन डॉलर पे ट्रेड कीजिए तथा आप अमेरिकन डॉलर पे एक दूसरे से एक्सचेंज करके प्रोडक्ट खरीदिए बेचिए, इस अमेरिकन डॉलर के इक्वल्स 1 ऑन्स गोल्ड हो। अर्थात एक कंट्री अमेरिका के पास 1 ऑन्स गोल्ड लेके जाती है तो अमेरिकन डॉलर में उसको $35 पैसे दे दिए जाएंगे। उस डॉलर के द्वारा वह इंटरनेट ट्रेड कर सकता है। जब वह 1 ऑन्स के इक्वल कुछ डॉलर लेगा तो उसको कुछ टैक्स देने पड़ेंगे। इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर के ऊपर होने लगे। अर्थात यदि कोई कंट्री दूसरे कंट्री से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहती है तो वो पहले अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करवाएगा, तब वह उस कंट्री से अपने सामान को खरीद सकता है। उस समय सभी कंट्रियों द्वारा डॉलर को ही अपना इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए माध्यम मानने का कारण भी था। उस समय अमेरिका के पास अच्छी पावर थी, उसकी मिलिट्री अच्छी थी तथा उस समय लोगों को सबसे ज्यादा पेट्रोलियम जैसे ईंधन की आवश्यकता पड़ती थी और वह ईरान इराक जैसी कंट्रियों में थे। तो अमेरिका ने ईरान इराक जैसी कंट्रियों में कुछ ऐसे पावर्स जमाए जिससे ईरान वाले भैया यदि आप अपना पेट्रोलियम किसी कंट्री को देते हैं तो वह कंट्री से जो भी आप पैसे लेंगे तो वह डॉलर में ही लेंगे। धीरे धीरे डॉलर प्रचलन में आया। यहाँ चीज एक और फोकस करने वाली है कि उस समय अमेरिका सिर्फ उतने ही डॉलर छाप सकता था जितना उसके पास गोल्ड होता और यह थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट पाके अमेरिका की इकोनॉमी काफी ज्यादा बिल्ड हो गई। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस पे इंडिया क्यों एंट्री कर रहा है। अब इंडिया अपनी करेंसी क्यों वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनाना चाहता है। अभी यह छोटा सा इवेंट यह हुआ कि यूक्रेन और रूस वॉर में अमेरिका ने रूस को यह मना कर दिया कि वह डॉलर से इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकता, अर्थात वह डॉलर का यूज नहीं कर सकता। तो अब रूस के साथ ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी, रूस की इकोनॉमिकल स्थिति खराब होने लगी। अब फिर इंडिया उभर के आता है बाहर और रूस से प्रोडक्ट खरीदना चाहा अपनी रुपीज करेंसी पे। अब यदि इंडिया रूस से सीधे पेट्रोलियम खरीदता है या कि अन्य चीजें खरीदता है तो इंडिया को कई टैक्स नहीं देने पड़ते, सीधे पैसे का आदान प्रदान हो जाता है। इंडिया के इस प्रयास से वर्ल्ड की कई कंट्रियां इंडिया से नाराज भी हुई, पर ज्यादा से इफेक्ट नहीं पड़ता। पर इससे फायदा ये भी हुआ इंडिया को कि इंडिया को अब सामान सस्ते मिलने लगे। आखिर इंडिया ये कर कैसे सकता है, सीधे रूस से कैसे खरीद सकता है। तो इसके लिए पहले से ही एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और रूस का, जिसे बिलैटरल एग्रीमेंट कहते हैं। इस बिलैटरल एग्रीमेंट के तहत 5 साल तक कोई कंट्री सीधे एक दूसरे से पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकती है। वह $1 मिलियन या $10 मिलियन का एग्रीमेंट होता है। तो इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया और रूस डायरेक्ट एक दूसरे से सामान खरीद सकते थे। ये सारी चीजें देखी वर्ल्ड की अदर कंट्रियों ने कि अरे इंडिया को सारी चीजें इतने सस्ते मिल रही हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि अपनी करेंसी को सीधे इंडिया में कन्वर्ट कर अपनी करेंसी को सीधे इंडियन रुपीज में लेना चाहते हैं और इंडियन रुपीज के आधार पर रूस से सामान खरीदना चाहते हैं। इस पे ऑलरेडी 18 कंट्रियों ने यह प्रयास किया है कि वह इंडियन रुपीज के द्वारा वर्ल्ड से ट्रेड करेंगे तथा वर्ल्ड से अपनी इकोनॉमिकल कम्युनिकेशन बनाएंगे। ये तो इंडिया के लिए अच्छी बात थी कि वह अपने इंडियन रुपीज को वर्ल्ड इकोनॉमिक करेंसी बनाना चाहता है, पर इस पे इंडिया को कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे बड़े बड़े कंट्रियों से उनका इकोनॉमिकल संबंध थोड़ा सा खराब होगा, पर ये सही हो सकता है यदि इंडिया अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करती है तथा इंडिया अपनी करेंसी पे एक अच्छी स्टेबिलिटी लाती है। इस स्टेबिलिटी के साथ साथ इंडिया को अपनी करेंसी को एक वैल्यूएबल करेंसी बनाना पड़ेगा।